सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण एवं विशिष्ट जन को आज थैलेसीमिया दिवस एवं रेड क्रॉस डे की शुभकामनाएं। आज की वर्तमान दुनिया में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, जिसे हम नेचुरोपैथी भी कहते हैं, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में काफी प्रचलित है। और आज हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच उपस्थित हैं BNYS से अध्ययनरत जोधपुर से नेचुरोपैथ डॉक्टर छवि जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है छवि जी आज की सभा में। आप डॉक्टर जैन मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से शिक्षा ग्रहण की हैं और वर्तमान में स्वास्थ्य साधना केंद्र जोधपुर में एज अ मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हैं। डॉक्टर जैन विभिन्न फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक में विशेषज्ञता रखती हैं। आप एक कुशल चिकित्सक होने के साथ साथ मल्टीफोल्ड हॉबीज, फिजिकल एवं कल्चरल एक्टिविटीज में भी काफी रुचि रखती हैं। आज डॉक्टर जैन हमें बताएंगी थैलेसीमिया रोग में नेचुरोपैथी किस तरह से सहायक हो सकती है। तो अब हम मंच पर स्वागत करते हैं डॉक्टर छवि जैन का। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का जो आज उपस्थित है। मेरा छोटा सा टॉक है उसे सुनने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आई हूँ। सारी रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने एकत्रित की है और आप सभी के सामने वो प्रस्तुत करूंगी। बेसिकली थैलेसीमिया के बारे में आपने काफी ज्यादा जान लिया है कि थैलेसीमिया होता क्या है, कैसे होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं बॉडी में। थैलेसीमिया बेसिकली हीमोग्लोबिन जो होता है, थैलेसीमिया बेसिकली जो हीमोग्लोबिन हमारा होता है वो जब डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बनने लगता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से आरबीसी जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में जो डिफेक्ट आता है उसकी वजह से अनीमिया, फटीग, लथार्जी, थकान, ये सारी दिक्कतें हमें सामना करना पड़ता है। मोटा मोटी अगर हम ये देखें कि हमारा जो हीमोग्लोबिन अगर जो गलत बन रहा है उसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन पहुंचना है वो भी प्रॉपर तरीके से सारे ब्लड में, सारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है। और जब वो ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाता है तो हमें उस थैलेसीमिया के साथ साथ और भी कई रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन लोगों में जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स रहते हैं इन सभी में हमें रेगुलर ब्लड चेकअप करवाते रहना चाहिए, जिसके अंदर सीबीसी, हीमोग्लोबिन तो आता ही है, साथ में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी, जिंक, कॉपर, फॉलेट, ये सारी चीजों का भी रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कहीं उनका ओवरलोड या फिर डेफिशिएंसी ना देखने मिले बॉडी में। यूजुअली देखें तो जो न्यूट्रिशनल हिस्ट्री रहती है पेशेंट की, पेशेंट का खान पान कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, उन सब के ऊपर और डिजीज की कॉम्प्लिकेशन के ऊपर हम थैलेसीमिया को सपोर्ट कर सकते हैं कि पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होता रहे धीरे धीरे करके और उसको मेजर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जल्दी जल्दी ना बढ़े। तो जो आरडीए सेट किए गए हैं मल्टीविटामिन, जिसमें ऐसे मल्टीविटामिन दिए जाते हैं इन पेशेंट्स को जिसमें बहुत ज्यादा आयरन का लोड ना हो। क्यों? क्योंकि जब आरबीसी डिफेक्टिव बनती हैं उस समय पे क्या होता है, आरबीसी जब टूटेगी तो हीमोग्लोबिन भी टूटेगा और हीमोग्लोबिन में आयरन जो प्रेजेंट रहता है वो भी टूटता है और उस आयरन का ओवरलोड हमारी बॉडी में मिलता है उसके बाद। तो जब ये ओवरलोड ज्यादा रहता है तो उस प्रकार हमारा डाइट भी ऐसा होना चाहिए कि हमारा आयरन का ओवरलोड बहुत ज्यादा ना हो और उसके हिसाब से हमें अवॉइड करनी रहती है कुछ चीजें। आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने साथ में कि पीनट बटर जैसा हो गया अपना, टोफू हो गया अपना, बीन्स हो गई अपनी, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ऑयस्टर्स या सी फूड लेते हैं ज्यादा। इनके अलावा कुछ फ्रूट्स रहते हैं जिसमें वाटरमेलन आ गया और कुछ वेजिटेबल्स जैसे मटर हो गई, रेजिन्स हो गए, ब्रोकली हो गई, स्पिनच हो गया और कुछ डेट्स। ये सारी चीजें जो फोर्टिफाइड सीरियल्स अगर लेते हैं कोई, तो इन लोगों को ये चीजें अवॉइड करना चाहिए या फिर कम मात्रा में लेना चाहिए अपने आयरन लेवल्स के अनुसार। अब जैसा हम देख रहे हैं कि आयरन लेवल की तो हमने बात कर ली, लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम, क्योंकि हमारा जो ब्लड बन रहा है वो हमारी हड्डियों से ही बनता है, हमारे बोन में जो बोन मैरो होता है उसी में हमारा ब्लड बनता है। तो अगर हमारी हड्डियां कमजोर रहेंगी तो हमारा बोन मैरो भी कमजोर रहेगा। तो हमें अपनी हड्डियों को भी मजबूत रखना है, उस हिसाब से हमें अपना विटामिन डी और कैल्शियम का जो अपटेक है वो भी अच्छा रखना चाहिए। अगर कोई पेशेंट्स जैसे
अल्कोहल कंजम्पशन रहता है जिनका, या फिर सिगरेट स्मोकिंग रहती है, उन लोगों में क्या होता है, अल्कोहल जिनका यूसेज रहता है उनमें ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है आयरन का। और जब वो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है आयरन का, तो फिर उनको हेपेटाइटिस बी और सी यानी कि लिवर की जो कंडीशंस हैं उनके साथ में जूझना पड़ता है। और जब लिवर की समस्या आने लग जाती है तो हमारा ब्लड का जो प्रोडक्शन है वो वैसे ही पुअर हो जाता है। तो अल्कोहल अवॉइड करना है इस प्रकार से। और सिगरेट स्मोकिंग से भी जो हमारी बोन की रीमॉडलिंग होनी होती है, कैल्शियम और विटामिन डी जो हमारा मेटाबोलाइज होता है, और उससे हमारी हड्डियां जो मजबूत होने वाली होती हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और इसलिए हमें ऑस्टियोपोरोसिस का भी सामना करना पड़ सकता है थैलेसीमिया के साथ साथ। तो थैलेसीमिया जब है तो हमें विटामिन डी और कैल्शियम का खास ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए आप क्या क्या चीजें ले सकते हैं, जैसे कि मिल्क ले सकते हैं, आप योगर्ट ले सकते हैं जो हाईली रिच होते हैं कैल्शियम में। मीडियम रिच कैल्शियम में होते हैं जैसे टोफू, बीन्स, पीस, ब्रोकली, कुछ आलमंड्स। अब ये जो टोफू मैंने बोला, पीस बोली मैंने, बीन्स बोली, ये चीजें क्या होती हैं, आयरन में भी रिच होती हैं। तो हमें आयरन के लेवल्स और कैल्शियम के लेवल्स दोनों को साथ में लेते हुए चलना रहेगा। डॉक्टर की आप सलाह लेकर उस प्रकार अपना डाइट मॉडिफाई करें कि आपको दोनों चीजों का एक बैलेंस बने, आपका ज्यादा आयरन भी रिच ना हो और कैल्शियम भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। थैलेसीमिया के केसेस में हमें ये चीज भी देखने मिली है कि बोन का, जो मैंने बात करी थी, बोन का फॉर्मेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जब ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है, अगर ट्रांसफ्यूजन किसी को हो रहा है तो फिर आयरन का ओवरलोड बहुत कॉमन मिलता है उन लोगों में। आयरन का ओवरलोड अगर होगा तो आयरन हमारी बॉडी में या खून में बहता रहता है, और वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में जाके, अलग अलग पार्ट्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसे हम हाइपोगोनाडिज्म भी समझ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आयरन डिपॉजिट हो गया अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यानी टेस्टिस और ओवरीज में, तो हमारे ईस्ट्रोजन लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ये सब क्या होंगे, हॉर्मोन्स पुअर हो जाएंगे। और जब ये पुअर हो जाएंगे तो हमारा जो बोन की ग्रोथ है, जो प्यूबर्टी का, जैसा हमने देखा कि एज ग्रुप हमारा यंग एज से लेकर 25 की एज में बहुत कॉमन होता है ये चीज, तो हमारा जो बोन की ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी उस समय पे, और हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी। सेम चीज अगर हम देखें, पैराथायराइड ग्लैंड होता है हमारा, थायराइड ग्लैंड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जो कि उस समय पे क्या होता है, अगर वहां पे आयरन का डिपोजिशन यानी जमना शुरू हो जाए, तो फिर हमारा कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम का जो प्रॉपर चैनलाइजेशन है, बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होना, ये सारी चीजें प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, यूज नहीं कर पाते हम उस कैल्शियम को अच्छे से, और फिर उस प्रकार से भी हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये तो हो गई ट्रांसफ्यूजन के साथ में हम ये चीजों का ध्यान रखें जिससे आयरन ओवरलोड ना हो। अगर ट्रांसफ्यूजन किसी का बहुत कम गति से है या बहुत अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उन लोगों में क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा यानी अभी भी हीमोग्लोबिन थोड़ा हमारा कम चल रहा है। उस समय पे हम क्या देख सकते हैं उन लोगों में, कि हमारा जो बोन मैरो है, जहां से खून बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, वो बहुत हाइपर एक्टिव रहता है। जब वो हाइपर एक्टिव बोन मैरो होगा तो क्या होगा, बोन मैरो की थिनिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी कमजोरी आना शुरू होगी बोन मैरो में। और जब वो बोन मैरो में कमजोरी आएगी, बहुत थिनिंग होना शुरू हो जाएगी, हाइपर एक्टिव रहेगी वो बोन, तो बोन की पोरोसिटी भी बढ़ जाती है, यानी बोन्स भी कमजोर होकर फ्रैक्चर की रिस्क हमारी बढ़ जाती है। तो ये सारे रिस्क का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी थैलेसीमिया के हम पेशेंट से डील कर रहे हैं, या आपके घर में या किसी रिलेटिव को थैलेसीमिया है। कैल्शियम तो अगर हम लेते ही हैं, साथ में कैल्शियम का अच्छा एब्जॉर्प्शन हो, कैल्शियम का अच्छे से यूसेज हो, उस चीज को अगर हम अच्छा करना चाहें, और तो विटामिन सी जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, नारंगी हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सब चीजों में अच्छी मात्रा में पाया गया है, मौसमी हो गया, इन सबको हम साथ में अगर कैल्शियम के प्रोडक्ट्स के साथ में लेते हैं, कैल्शियम रिच फूड के साथ लेते हैं, तो हमारा कैल्शियम भी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और बोन्स में अच्छे से डिपॉजिट होकर हमारी बोन्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी। एक रिसर्च आपके सामने पेश कर रही हूँ जो कि ये बीटा थैलेसीमिया के ऊपर की गई थी। इसमें इन्होंने बताया गया था कि बीटा थैलेसीमिया का जब हम केस देखते हैं तो उसमें हमने अगर फीटल, सर ने, डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि एक HbF होता है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जो बच्चों में पाया जाता है और एडल्ट्स में इतनी अच्छी मात्रा में नहीं होता है।
तो यदि अगर हम उस फीटल हीमोग्लोबिन को जो बचपन में हमारे एक्टिव था और अभी इनएक्टिव हो चुका है, अगर थोड़ा सा उसको रीएक्टिवेट कर दे, वापस से एक्टिवेशन की तरफ लेके जाएं थोड़ा, तो हमें एनीमिया जो होता है, एनीमिया जो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, हमें बहुत ज्यादा केसेस सीवियर हो जाते हैं उससे, वो उससे हम बच सकते हैं। एनीमिया से मतलब है हीमोग्लोबिन बेसिकली यहाँ पे हम फीटल वाला बढ़ा रहे हैं। तो उसमें कुछ इंड्यूसर्स की बात करी थी उन्होंने। इंड्यूसर्स केमिकल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। इंड्यूसर्स से मेरा मतलब है कि ये चीजें जो हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। उसमें इंड्यूसर्स के बारे में जब उन्होंने नेचुरल इंड्यूसर्स के बारे में बात किया, तो उसमें उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स के बारे में कुछ मैं कुछ आपको बताऊंगी। जैसे कि हमारा एक पौधा होता है एगल मार्मेलोस। एगल मार्मेलोस से हम समझ सकते हैं जो हमारा इंडियन बेल होता है, जो आज के गर्मियों में बहुत मिलना भी शुरू हो चुका है। बेल का जूस हम पीते हैं, बेल का फल लेते हैं हम। तो बेल का जो एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, बर्गटीन मिलता है उसमें हमको। वो बर्गटीन जो होता है बेसिकली हमारे फीटल हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायक होता है। दूसरे की बात करें, हमारा एक प्रकार की नारंगी आती है बर्गामोट। ये फॉरेन में ज्यादा मिलती है, लेकिन जो बड़े मार्ट्स होते हैं उनमें भी अब मिलने लगी है। तो बर्गामोट का जब हम जूस लेते हैं तो इसमें सिट्रोप्टेन और बर्गाटॉन, ये दो चीजें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें हमें वापस से बढ़ाने में आसानी रहती है। तीसरी चीज की बात करें हम, एंजेलिसन होता है जो कि एंजेलिका आर्केंजेलिका में मिलता है, जिसको वाइल्ड सेलेरी बोलते हैं। मैम ने अभी डॉक्टर गुप्ता ने अभी अभी बताया था कि सेलेरी का भी सेवन अच्छा रहता है। तो जो वाइल्ड सेलेरी होती है, जो कि ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में मिलती है हमें, तो इसका जब हम सेवन करते हैं सलाद के फॉर्म में, सब्जियों के साथ में, तो हमें फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ाने में आसानी रहेगी। चौथा, रेस्वेराट्रॉल। जो रेस्वेराट्रॉल एक नाम का पदार्थ होता है, जो कि हमारी जो बेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया और मलबेरी हो गया, इसके अलावा अंगूर हो गए, ग्रेप्स हो गए, पीनट्स हो गए, इन सब में मिलता है। तो ये रेस्वेराट्रॉल क्या करता है, जो ये स्किन होती है अंगूर की, इन सब में पाया जाता है और हमारा हीमोग्लोबिन इंप्रूव करने में काफी अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। कुकुरबिटेसिन डी जो होता है, हमें चाइनीज कुकुम्बर बोलते हैं, फ्रक्टस ट्राइकोसेंथिस। कुकुरबिटेसिन डी एक पदार्थ इसमें पाया जाता है, जो कि आज चाइनीज खीरा जो हमको आजकल सब जगह मिलता है मार्केट में, बाजारों में, तो उसका जब हम सेवन करते हैं तो भी हमें फीटल हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी मिल सकती है। तो ये 4-5 चीजें थी इस रिसर्च में जो बताई गई। एक लास्ट एक और इसमें बताया था, जो हमारा बादाम का पेड़ होता है, टर्मिनेलिया कैटापा, इसकी जो पत्तियां होती हैं, अगर हम बादाम की पत्तियों का इस्तेमाल करें जूस के फॉर्म में या कच्चा चबाने के फॉर्म में ही पत्तियां चबा लें अगर हम, तो भी हमें हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ हर्ब्स और होम रेमेडीज के फॉर्म में आप कुछ हर्ब्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैम ने बताया, डॉक्टर गुप्ता ने, एक तो गिलोय। गिलोय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारे ब्लड को बढ़ाने के लिए। तो गिलोय का सेवन, आप उसकी ब्रांचेस लीजिए, आप उसकी पत्तियां लीजिए, उनका सेवन कीजिए और रेगुलेटेड मात्रा में और निरंतर रूप से कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें। इसके बाद में टर्मरिक जो होती है हमारी हल्दी, हल्दी हर किचन में पाई जाती है, लेकिन सही तरीके से अगर उसका उपयोग करें तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी ब्लड की हेल्थ जो है बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हम कर सकते हैं उसको। सर्दियों में कच्ची हल्दी का आप सब्जी तो बनती ही है, उसके अलावा उसका आप जूस निकाल के भी अगर हर दिन 1 चम्मच लेते हैं, तो उससे हमारा ब्लड की इम्प्रूवमेंट हमें बहुत अच्छी मिलती है। इसके बाद कुछ काढ़े बना सकते हैं। यदि मौसम थोड़ा ठंडा है उस समय पे आप काली मिर्च, लौंग और अदरक, इनको तीनों को मिला के अगर आप काढ़े के रूप में उपयोग करें, तो आपको इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और आपकी जो श्वास की जो परेशानी अगर चल रही है यदि कोई, तो उसमें भी आपको सहायक रहेगा। इसके अलावा तुलसी का जूस बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है नेचुरोपैथी में। तुलसी तो वैसे भी माता मानी गई है हमारी, सारी मेडिकेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं उसमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। तो तुलसी का अगर आप पत्तियों का जूस निकाल के अपने किसी भी ग्रीन जूस में भी मिक्स करके अगर ले सकते हैं, लौकी के साथ में या खीरे के साथ में भी, तो तुलसी का उपयोग जरूर कीजिए।
कुछ फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स अगर आप घर में अपने खाने में इस्तेमाल करें, जैसा बताया गया आपको, लेंटिल्स हो गए, जो दालें हो गई अपनी, है ना, सोए के प्रोडक्ट्स हो गए अपने, बीट रूट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारी चीजों का भी आप सेवन निरंतर रूप से करते रहें। एक चीज और, जब हमारा हीमोग्लोबिन पुअर रहता है, जब हमारा गट हेल्थ पुअर रहता है, तो हमारा पाचन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है नहीं, तो जो हम खाते हैं वो शरीर को लगता नहीं है और वो पचता भी नहीं है। और पाचन को बेहतर करने के लिए मिंट की लीव्स का इस्तेमाल करें, जो अभी पुदीने की पत्तियां आ रही हैं, काफी ज्यादा ठंडक देती हैं, पाचन को बेहतर करती हैं, डाइजेस्टिव आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, तो जो आप खाएंगे भी वो शरीर को प्रॉपर लगेगा भी, पाचन आपका बेहतर रहेगा उस हिसाब से। तो मिंट की इस्तेमाल हम जरूर करें उसके साथ में। एक लास्ट बहुत अच्छा रिजल्ट एक चीज और में मिला है हमें, व्हीट ग्रास का जो जूस होता है, जो आजकल हम भूल चुके हैं, जो गेहूं का जवारा उगाया करते थे हम, और उसका अगर हम जूस निकालें तो वो बेस्ट रामबाण इलाज माना जाता है हीमोग्लोबिन या ब्लड की किसी भी बीमारी के लिए। इसको इनफैक्ट नेचुरोपैथी में ग्रीन ब्लड भी बोला जाता है। एक प्रकार का ये रक्त ही है जो शरीर में जाके हमारे आरबीसीज, हमारी डब्ल्यूबीसीज, हमारी प्लेटलेट, सबके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम घर बैठे व्हीट ग्रास का जूस कैसे ले सकते हैं? हमें बहुत बड़ा मैदान तो नहीं चाहिए, उसके लिए हमें छोटे छोटे गमले चाहिए। तो आप क्या कीजिए, 5 से 7 गमले ले लीजिए, और उसमें जो अपने यहाँ पे गेहूं आता है, खाने वाला ही अनाज का गेहूं ही, उसको आप बो दीजिए। 8, 10, 12, 15 गेहूं एक गमले में मतलब आप बो दीजिए, और उसके बाद में हर दिन नया गमला आप तैयार करते चलें। तो जब आप 7वें गमले तक पहुंचेंगे, तो आपने जो पहला गमला बोया होगा उसमें आपकी 8 से 10 इंच की पत्तियां जवारे की आ चुकी होंगी। तो उस जवारे की पत्तियों को आप काट लीजिए कैंची के माध्यम से, और उसका जूस निकालिए पानी में मिक्स करके थोड़ा सा, और उस जूस को पीजिए। और उस जूस को जब आप पी लेंगे, वो गमला आपका निष्क्रिय हो जाएगा, उसको आप चेंज कर दीजिए, दूसरे गेहूं बो दीजिए उसी गमले में। और ऐसे करके आपका ये जो साइकिल है 7 गमलों का, ये चलता रहेगा। इस प्रोसेस को बहुत लोगों ने अपनाया भी है, और हीमोग्लोबिन, अनीमिया, इन सब केसेस में, थकान, ये सब चीजों में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट भी उनको मिला है। तो जब आप ये जवारे का रस पियेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे थैलेसीमिया के केस में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। ये सब तो हमारी खाने पीने से रिलेटेड बातें हो गई कि हम क्या क्या चीजें अपने आहार में शामिल करें जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। लेकिन सिर्फ खाना ही इनफ नहीं होता है, हमें उसके अलावा हमें पचाना भी और उसको एसिमिलेट करना भी जरूरी होता है। जो हम खाएं वो हमारे शरीर को लगना भी चाहिए। तो हमने थैलेसीमिया के केसेस जो देखे हैं, ज्यादातर बहुत थकान भरी होती है उनकी जिंदगी, और बहुत जल्दी थक जाते हैं, फटीग हो जाता है, हाथ पांव ज्यादा काम नहीं करते हैं, उनकी बोन्स मसल्स भी वीक हो जाती हैं। तो उस समय पे हमें एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें माइल्ड से मॉडरेट एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जब तक हम शरीर को एक्टिव रखेंगे तब तक हमारी बोन्स और मसल्स एक्टिव रहेंगी, और तब तक ही हमारा बोन मैरो भी एक्टिव रहेगा। अगर हमने छोड़ दिया तो निष्क्रिय होता चला जाएगा। तो एक्सरसाइज के 2 फायदे होते हैं। एक तो फिजिकल वेलबींग होता ही होता है, जिससे हमारा फिजिकली हमको अच्छा लग रहा होता है। सेकेंड होता है मेंटल वेलबींग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी डिजीजेस में जिनका जो क्योर है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमें मेंटल वेलबींग को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। मेंटली जब तक पर्सन स्ट्रेस रहेगा, परेशान रहेगा, तब तक कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल वेलबींग हैम्पर होती रहेगी, गड़बड़ चलती रहेगी। तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसके भी गाइडलाइंस दी गई हैं। थैलेसीमिया के स्टडीज में जब बताया गया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप प्रमोट ना करें, एनकरेज करें एक्सरसाइज को। और उसमें आयरन ओवरलोड जब होता है तो उसमें एक्सरसाइज की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो आयरन ओवरलोड का हमें अपने खाने से और अपनी दवाइयों से और अपनी ब्लड रिपोर्ट से ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज को हमें निरंतर रूप से करते रहना है। अब ये नहीं सोचना है कि मेरे शरीर में जब तक ताकत नहीं है तब तक मैं एक्सरसाइज कैसे करूं।
बल्कि हमें ये सोचना है कि शरीर में ताकत तभी आएगी जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। आप बिगिनर लेवल से शुरुआत कीजिए, बिल्कुल माइल्ड एक्सरसाइजेस से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव कीजिए। तो उससे क्या होगा, मसल मास जो पहले आपका कम हुआ रहा होगा या ऑस्टियोपोरोसिस अगर आप फेस कर रहे होंगे, तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे स्टिमुलेशन होता है, एक्टिवेशन होता है बोन्स का भी और मसल्स का भी, तो उनकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ जो हीमोग्लोबिन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है जो हमारी एक्सरसाइज को, तो अगर हम थकान भरे लाइफस्टाइल वैसे ही रह रही है हमारी और अगर हम एक्टिव नहीं रखेंगे बॉडी को, तो हीमोग्लोबिन भी धीरे धीरे पुअर होता चला जाएगा। तब एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, तो बच्चों को और एडोलेसेंट्स मतलब यंग एज के लोगों को एटलीस्ट 50 से 60 मिनट का एक्सरसाइज हर दिन करना चाहिए, जिसमें योगा के साथ साथ प्राणायाम भी कर सकते हैं आप और थोड़ी सी एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। एडल्ट्स में जो मिडिल एज में है, ओल्ड एज में है, उन लोगों को हर हफ्ते में 150 मिनट का एक्सरसाइज रिकमेंड किया जाता है, जिसमें आपकी एक्टिविटीज मॉडरेट रहती हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। अब हम एक्सरसाइजेज में ये समझ सकते हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए जिसमें ऑक्सीजन अच्छे से जाए आपकी बॉडी में, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए। 3 तरह की एक्सरसाइजेस बताई गई हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी डेली एक्टिविटीज या को इस तरीके से चुनिए या फिर आप कोई भी एक स्पोर्ट अपने बच्चों को ऐसा चुनिए जिसमें उनका एंजॉयमेंट भी हो और एक्सरसाइज भी हो जाए। तो आप घर में अपने क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने घर में क्या क्या चीजें कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। आप बैठे हुए हैं, अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो आप बैठ के ही पैरों को चलाने का एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए। जो हमारी साइकिलिंग की एक एक्टिविटी होती है जो हम लेट के भी करते हैं या बैठ के चेयर पे भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कीजिए। इसके अलावा हील रेस कीजिए, अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। आपके पैरों की उंगलियां जमीन पे रहेंगी और हील्स आपकी ऊपर रहेंगी। इसके अलावा आप लेग एक्सटेंशन कीजिए। लेग एक्सटेंशन में हम क्या समझ सकते हैं, जो आप चेयर पे बैठे बैठे ही अपने घुटने को सीधा करने का प्रयास करें और आपका पैर जो है एकदम आपके एक सीध में आ जाएगा। ये 3 एक्सरसाइज आप चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस भी बताई जाती हैं, जिसमें क्या होता है, आप बैठे बैठे कोई पोस्चर चेंज नहीं होता है, उसमें सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स को टाइट करना होता है और ढीला छोड़ना होता है। ये एक्सरसाइजेस में अपने आ सकते हैं, जैसे नी प्रेस एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, है ना, लेग प्रेस, हैमस्ट्रिंग प्रेस एक्सरसाइज आ जाती है, काफ प्रेस एक्सरसाइजेस आ जाती हैं। उसमें अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ मसल्स को टाइट करना है और ढीला छोड़ना है, फिर इसको रिपीट करते रहना है 10 से 15 मिनट तक। ये आप सिर्फ पैरों से नहीं हाथों से भी कर सकते हैं, है ना। आप हाथों की मुट्ठी बनाइए, हाथों को ढीला छोड़िए, फिर मुट्ठी बनाए और ढीला छोड़े, तो आपके हाथ की सारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं इंस्टेंटली। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट वर्कआउट कर सकते हैं तो अपना प्लैंक लगा सकते हैं आप, या फिर दीवार की सहायता से स्क्वाट यानी चेयर पोज, उत्कट आसन बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। तो सपोर्ट के साथ साथ आप अपनी थाइस की मसल्स को भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमारी थाई की बोन होती है, फीमर बोन, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है हमारे खून का। तो थाइस की मसल्स को और थाइस की बोन को आप इस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज की बात हुई। इसके अलावा कुछ मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस भी करवाई जाती हैं, जिससे क्या रहता है, आपका मनोबल अच्छा रहे। मैंने एक्सरसाइज के साथ में मेंटल स्टेट की बात की थी, तो अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अग्रेसिवली इंप्रूव होती है। उसमें अपनी बहुत सारी हीलिंग्स आती हैं, जैसे फेथ हीलिंग होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो अपने इंडिया में तो बहुत ज्यादा माना जाता है कि आप अपना आप अपनी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिसेस ये चीजें कीजिए, जैसे योग निद्रा हो गया, है ना, योग निद्रा हो गया, आप मेडिटेशन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि प्राणायाम कितना इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का हमारे काम क्या है, ऑक्सीजन ले जाना।
अब जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही ले जाने का काम कर रहा है और वही हमारे पूरे शरीर में पहुंचना है, तो जब हम प्राणायाम कर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हीमोग्लोबिन उतनी ही मात्रा में, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा पाता है। तो इसलिए प्राणायाम जब आप करते हैं तो आपकी लंग की कैपेसिटी इंप्रूव होती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उस प्रकार से विकसित होती है। लास्ट में एंड करना चाहती हूँ, 3 चीजों का ध्यान रखें थैलेसीमिया के केसेस से जब भी हम डील करें। तो सबसे पहले अपने खाने को रेनबो की तरह प्लेट अपनी सजाएं। कभी भी खाने का एक कलर या 2 कलर ना रखें, सभी मल्टीपल कलर्स के खाने अपनी प्लेट में लें और वो खाएं। दूसरी चीज, सप्लीमेंट्स पे ना रहें, खाने से अपने सप्लीमेंट लीजिए। जो भी आपके शरीर में कमियां हैं उनको अपने खाने से पूर्ण कीजिए, ना कि सप्लीमेंट से। तीसरी चीज, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि एक्सरसाइज और मेडिटेशन अगर हम छोड़ देंगे तो आधा शरीर हमारा वैसे ही निढाल हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर छवि जी। आपने नेचुरोपैथ की बहुत ही सरल तरीके से और बहुत सुंदर जानकारी साझा की। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महिला सम्मेलन थैंक यू। हमेशा आपका आभारी रहेगा।